हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी 2024 एग्जामिनेशन के फिजिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, जहां पे जो पहला क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है, मतलब 15 एमसीक्यूज है देयर। द फर्स्ट वन, अ मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम जीरो। तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोला है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वैसे मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। The kinetic energy of the body depends on A, position, B, center of gravity of body, C, momentum और D, displacement। तो आप याद रखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, और एक और रिलेशन है हमारा p स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन है ना, मतलब क्या चीज पे डिपेंड करेगा? मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, खत्म। ओके, नॉट ऑन पोजिशन, बिकॉज वो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, फॉर बर्निंग ऑफ कोल, नंबर 3, फॉर बर्निंग ऑफ कोल इन अ थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इज केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल। ये तो होगा नहीं, बिकॉज थर्मो इलेक्ट्रिकल स्टेशन बोला है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब लास्ट में तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही आएगा। केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट ऑप्शन है हमारा, बट बाकी सभी पढ़ लेते हैं। केमिकल टू हीट टू लाइट नहीं होगा, थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन बोला है भाई। हीट टू केमिकल टू मैकेनिकल नहीं होगा, बिकॉज होता है क्या, देखो कोल, बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल टू हीट, फिर क्या करते हैं लोग, टर्बाइन घुमाते, याद है, मैकेनिकल, क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, एकदम सही है। अच्छा, नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन्स एंड 95 प्रोटॉन। इट डिकेज आफ्टर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द न्यूक्लियस आफ्टर अल्फा एमिशन? मान लेते हैं वो पार्टिकल एक्स था। ठीक है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 146 और नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 95। तो भैया सबसे पहली बात, इसका मास नंबर क्या होगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 11, 9, 10, 14, 241। इसका मास नंबर है 241, नंबर ऑफ प्रोटॉन 95, मतलब एटॉमिक नंबर है 95। अब डीके हुआ है और अल्फा पार्टिकल हमें मिला है विच इज नथिंग बट He42। तो अल्फा पार्टिकल में क्या करते हैं हम लोग, अल्फा डीके में मास नंबर को 4 से रिड्यूस कर देते हैं और एटॉमिक नंबर को 2 से रिड्यूस कर देते हैं। चेक कर लो, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लेफ्ट? पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, दिस माइनस दिस, 237 माइनस 93, दैट्स 4, 4, 1, 144। ठीक है, और क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो तो 93 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 93, मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यस और नो? वेरी इजी। चलिए नंबर 5 देखते हैं। ये नया टाइप के क्वेश्चन है जहां पे एक स्टेटमेंट दिया रहता है, वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो आपको देखना पड़ता है, उसका रीजन दिया रहता है वो सही है कि नहीं, उस स्टेटमेंट के पर्टेनिंग वो आपको देखना पड़ता है। तो चलिए, असर्शन है कि इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस थ्रू डेंस फॉग एंड मिस्ट। तो ये सही है, आप अगर पढ़ोगे इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में तो ये सही असर्शन है। ठीक है, स्टेटमेंट इज सही, स्टेटमेंट इज ओके। रीजन क्या है इसका? इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगोस मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर। एक तो रीजन है, स्कैटर ज्यादा होता नहीं इसलिए दूर तक जा पाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, दोनों ही सही है। देखिए ऑप्शन क्या था,
पहला ऑप्शन वही है। दूसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, गलत बात है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है। ठीक है, हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जिसे हम आई से डिनोट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा टू द पावर 4 होता है। और क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए स्कैटरिंग कम होता है। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है बुक में, देखना ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 6 क्या है। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इज रियल इमेज इज इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ द गिवन लेंस मस्ट बी। देखो सबसे पहली बात, ठीक है, यहां पे एफ 2f f 2f। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, बहुत दूर में यार, एफ पे इमेज बनता है बट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप जब बियॉन्ड 2f रखते हो ऑब्जेक्ट को तो यहां पे कहीं पे बनता है। यहां पर भी बोलना मुश्किल है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज f के टर्म में, लेकिन याद रखो एक पोजीशन था हमारा जो हमारा था 2f। जब 2f पे आप रखते हो तो इमेज भी 2f पे बनता है ना, सेम साइज का। यहां पे दूरी जो है ऑब्जेक्ट और इमेज की वो 4f है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद तो इमेज और दूर होता रहता है। अगर 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो बियॉन्ड 2f बनेगा, है कि नहीं। f पे रखोगे तो इंफिनिटी बनेगा इमेज। तो यही एक पोजीशन है जहां पे इजीली मेजरेबल है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इन टर्म्स ऑफ f, जो कि है 4f मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, या जो ऑप्शन डी है देखो, मिनिमम डिस्टेंस हमारा 4f होगा, समझिए। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखते हैं। टू साउंड वेव x एंड y हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेव पैटर्न। क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस सेम होगा, वेव पैटर्न सेम है तो क्वालिटी सेम होगा। बट द फ्रीक्वेंसीज आर 60 हर्ट्ज, x का फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज और y का फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी y का ज्यादा है। x विल बी श्रिल, कैसे भैया, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो श्रिल होगा, तो ए रॉन्ग है। x विल बी ग्रेव एंड y विल बी श्रिल, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। x विल डिफाइन क्वालिटी, कैसे भैया, वेव पैटर्न तो सेम है। x इज लाउडर, कैसे भैया, एम्पलीट्यूड तो सेम है ना। नंबर 8, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पीरियोडिक फोर्स। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं बाय अ पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेशन याद रखो, सिंपल डेफिनेशन पे ये दिया है, उसे हम फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं, है कि नहीं। वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। रेजोनेंट होगा नहीं, डैम्प्ड होगा नहीं, सिंपैथेटिक नहीं होगा। ओके, रेजोनेंस का केस याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ओके, देन द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद हाई एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा। ठीक है, रेजोनेंस से क्वेश्चन पूछता रहता है। नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 क्या दिया है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। नंबर 9, the graph of voltage versus current for 4 different materials is shown below. Which of these 4 material would be used for making the coil of a toaster? अगर coil of the toaster बोले तो उसका रेजिस्टेंस बड़ा ही हाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। तो टोस्टर की बात कर रहे हैं। अब अगर ये डायग्राम देखोगे आप, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये आपका V है, ये आपका I है, 0 0, यहां पे 1 2 3 4 P Q R S,
भैया स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? पी का है, चेक कर लो। पी का है सबसे ज्यादा स्लोप, मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा? पी का रेजिस्टेंस होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन चारों में पी का होगा, है कि नहीं? मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो पी का होगा, मतलब पी यूज करेंगे हम लोग। विच ऑफ दिस फोर मटेरियल विल बी यूज फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ अ टोस्टर? पी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। अरे ऐसे समझो ना, यहां पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो ये है आपका 20 वोल्ट, मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका है 5 एम्पियर, ठीक है। यहां देखो, देखिए मैक्सिमम जो V है, मैक्सिमम V जो है फॉर द सेम करंट वो P का है। V इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या होता है? V बाई आई। तो V, क्योंकि I सबका सेम है, लेकिन V जो है वो P का सबसे ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस उसका सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? चलिए, ये तो हो गया मेरा, ठीक है। नंबर 9 था ये। नंबर 10 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ, वाई एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्रीन होता है, ठीक है, इसमें नो डिस्कशन। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियरली डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे लेंज लॉ को, इसके जस्ट नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैकेनिक, वहां पे होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। मैं लिख देता हूं, वहां पे होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी is spent in doing work against the opposing force experienced by a moving magnet, and it is ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है कि नहीं? यही था, ये एक्सप्लेनेशन देखो दिया होगा बुक में, एकदम जिस डेफिनेशन के नीचे ही दिया हुआ है बुक में, जहां तक मैंने देखा है। ओके, मूविंग मैग्नेट एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए, ये तो था नंबर 11। 12 देख लेते हैं। 12 क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज, डेफिनेशन मांगा है, तो अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो इजीली हो जाएगा ये। द एनर्जी नीडेड टू मेल्ट, नहीं भैया, मेल्ट कहां से आ गया भाई? नहीं होगा। पी ऑप्शन देख लेते हैं। द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, यस, ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम सही है। अगर यूनिट मास बोल देता तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता, है कि नहीं? ऑप्शन सी क्या था? द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ये तो पूरा ही रॉन्ग है। ऑप्शन डी था द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, पूरा ही रॉन्ग था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। 13 देख लेते हैं। The amount of heat energy required to melt a given mass of a substance at its melting point without rise in temperature। तो latent heat की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। लेटेंट हीट और गिवन मास है, यूनिट मास नहीं है, ठीक है, गिवन मास है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा ही नहीं। नंबर बी में देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर यूनिट मास बोलता तो ये मेरा आंसर हो जाता। हमारा आंसर होगा नंबर सी, विच इज आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देन द light ray bends towards the normal, the speed of light increases, the angle of incidence is greater than the angle of refraction, its wavelength decreases। देखते हैं ना, बड़ा इजी है। क्या बोल रहा है आपको? When a ray of light enters from denser to rarer, denser to rarer में क्या होता है? ऐसे जाना ये था, बट क्योंकि denser to rarer जा रहा है, स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रहा है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है मेरा, बी, द स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, एकदम सही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अरे कम है, चेक कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। इस वेवलेंथ डिक्रीजेस, कैसे भैया? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा ना, ठीक है। चलो नंबर 15 देख लेते हैं। An endoscope uses optical fiber to transmit high resolution images of internal organ without loss of information.
द फिनोमेना ऑफ लाइट दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पड़ा हुआ है भैया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस है, उसी की बात कर रहे हैं हम। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा ही सिंपल सा एमसीक्यू था, मतलब अगर आपने सही से टेक्स्ट पढ़ा है, सही से टेक्स्ट पढ़ा है तो पूरे 15 के 15 यहां पे मिल गए। और अगर एमसीक्यू में आपने रॉन्ग नहीं किया तो हाई चांसेस है कि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑन विच लिवर वर्क्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भैया, बड़ा इजी था। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट सेम होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, खत्म, इतना ही लिखना है आपको। विच रेडिएशन दैट आर इमिटेड ड्यूरिंग द डिके ऑफ न्यूक्लियस हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा गामा का होता है। जस्ट रिकॉल करो ना, आराम से हो जाएगा। Does the emission of the above mentioned radiation result in the change of mass number? No. मास नंबर कब चेंज होता है? अल्फा में होता है, बीटा में एटॉमिक होता है, समझो। और ये हम लोग का गामा में देयर इज नो चेंज, नो चेंज। ये हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 का रोमन 1 था। रोमन 2 देखते हैं। अच्छा, अ मीटर रॉड made of copper and steel as shown in the diagram weight of copper and steel are 10 Newton and 8 Newton respectively। मतलब एक देखो यहाँ पे डायग्राम बनाए थे, बेटर होगा टू अंडरस्टैंड। ये एकदम मिड पॉइंट है, दैट्स 50, ये 0, ये 100। ये पोर्शन आपका कॉपर का बना हुआ है और ये पोर्शन स्टील का बना हुआ है। और इसका बोल रहा है वेट ऑफ कॉपर एंड स्टील, इसका 10 न्यूटन है, इसका जो है वो 8 न्यूटन है। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 8? ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है? 0 to 50 में है या 50 to 100 में है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे वो डिपेंड करता है। मतलब मैं कहने का मतलब चाहता हूं यहां पे कि इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर ज्यादा है। ये पूरा अगर बात किया जाए तो मास ज्यादा कहां है? मास कॉपर की तरफ ज्यादा है, कॉपर की तरफ ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टूवर्ड्स कॉपर, क्योंकि वहां का मास ज्यादा है। इट शिफ्ट टूवर्ड्स मोर मास, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 0 और 50 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, इसी पार्ट में लाई करेगा, इधर नहीं। ये भारी है, समझ लो। चलिए, जस्टिफाई आंसर बोल तो दिया। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टूवर्ड्स मोर मास। ठीक है, इतना लिखने से पूरा मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए। चलिए, नंबर 3 देख लेते हैं। ये तो आपका न्यूमेरिकल है, देखो बड़ा इजी है। ये रहा आपका फल्क्रम, यहां पे एफर्ट है, मार्क कर दिया हम लोगों ने। ये जो डिस्टेंस है यानी कि एफर्ट आर्म है 0.1 मीटर। यहां पे एक लोड है, यहां पे एक लोड है जिसका वैल्यू है 0.5 न्यूटन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है एफर्ट और लोड के बीच में डिस्टेंस वो है 0.4 मीटर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीवर। तो भैया एफर्ट बीच में है तो थर्ड, ठीक है, आइडेंटिफाई द थर्ड होगा। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में क्या होता है? फल्क्रम बीच में होता है, लोड और एफर्ट ऑन द ईदर साइड। सेकेंड क्लास में लोड बीच में होता है, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होता है। बी मैकेनिकल एडवांटेज। भैया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? एफर्ट आर्म ये वाला है, चेक करो। एफर्ट आर्म ये है 0.1 बाय लोड आर्म फल्क्रम से लोड 0.5, चेक कर लो 1/5 रेशियो है, तो कोई यूनिट देंगे नहीं हम लोग, 0.2 बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये बड़ा इजी था भाई। चलिए नंबर 4 देख लेते, इधर देख लेते नंबर 4। 2 नहीं, पूरा रवि कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, यूज द बोर्ड। नंबर 4, रोमन 4। 2 bodies A and B
हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी के है, इसका भी काइनेटिक एनर्जी के है। कंपेयर द वेलोसिटीज, मान लो वी ए वी बी, ये कंपेयर करना है। इफ मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स द मास ऑफ बी, मतलब अगर इसका मास m है तो इसका मास 4m है ना। मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स द मास ऑफ बी, सही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहां पे, हाफ m v स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, सही है, दोनों इक्वल है। तो कहना राइट 4m va स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ गया काम से, m vb स्क्वायर, mm भी कैंसिल हो गया, तो va स्क्वायर बाई vb स्क्वायर, चेक करो 1/4 आ रहा है, तो va बाई vb क्या होगा, 1/2 होगा, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। कंपैरिजन मतलब रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक, एकदम सही है। नंबर 5 देख लेते हैं, बड़ा इजी था, काइनेटिक एनर्जी सेम था, इसका मास इसका 4 गुना था, तो वेलोसिटीज को कंपेयर करना था, va is to vb। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आपको नहीं लगता है उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है भैया और ये हाइट है, ठीक, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी है, एक तरफ हाइट है। तो जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाइएगा, सपोज हाइट h है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे h/2 है, तो क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, याद करो, ठीक है। और h पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mgh, और h/2 पे आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh/2। Am I correct or not? बड़ा इजी था ये, ठीक है, ये तो टफ ग्राफ नहीं है, बड़ा इजी ग्राफ है ये, 2 मार्क्स का, और क्या चाहिए भाई। चलिए, ये था पार्ट 5। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है, नंबर 6। 2 कॉपर वायर ए एंड बी, 2 वायर है ए एंड बी, और ऑफ द सेम थिकनेस, सेम थिकनेस मतलब एरिया, अगर इसका ए है तो इसका एरिया भी ए होगा, इस जोन से कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। एरिया मान लो A1, इसका भी एरिया A1, ठीक है। ये आपको बोला है 2 कॉपर वायर ए एंड बी, ठीक है, कॉपर वायर है, दोनों का थिकनेस सेम है, मतलब एरिया सेम है, एंड आर एट रूम टेम्परेचर। इफ द लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ बी, तो इसका लेंथ अगर L है तो इसका लेंथ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ L। If the length of A is twice the length of B, compare the resistance। मान लो इसका रेजिस्टेंस है RA, इसका रेजिस्टेंस है RB, ठीक है, सेम मटेरियल का बना हुआ है ना। RA इक्वल्स टू रो L, L बाई A, ए होगा ना, रो L बाई A, L इज द लेंथ, लेंथ इज 2L, और RB क्या होगा, रो L, लेंथ है L बाई A। ये सुनो, अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो RA बाई RB, ठीक है, दैट इज रो इनटू ट्वाइस ऑफ दिस, डिवाइड बाय दिस, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, रो इनटू L, रो L L A1 होगा यहाँ पे, सॉरी, यानी 2:1। इसका रेजिस्टेंस डबल होगा एज कंपेयर टू बी का रेजिस्टेंस। क्या बोला है, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस, हाँ 2:1, कंपेयर देयर रेजिस्टिविटीज। अरे भैया दोनों ही सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी में क्या कंपेयर करें भैया, 1:1 ही तो होगा, इसमें क्या डाउट है यार। पार्ट 2 में, पार्ट बी एक्चुअली, ठीक है, ये पार्ट ए था। Am I clear with this? चलो, उसके बाद क्या दिया है, नंबर 7, नेम द वेव्स यूज्ड फॉर एको डेप्थ साउंडिंग। साउंड चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने,
अल्ट्रासोनिक, याद है, अल्ट्रासोनिक waves. Okay, give one reason for their use in the above application. तो जाहिर सी बात है, they can travel long distance without any deviation. बहुत सारे रीजन है, बुक में शायद 2-3 दिया हुआ है, तो आप यही लिखना, बिकॉज दिस रीजन ये एप्ट है इस सवाल के लिए. कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डेविएशन. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे यूज करते हैं. क्लियर है? चलिए, तो था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं. सेक्शन ए का 3 ही क्वेश्चन है सेक्शन ए में. ठीक है, 1, 2, 3. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. Refer to the diagram given below. A lens with 2 different refractive indices is shown. If the rays are coming from a distant object, then how many images will be seen? ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में हमेशा ही ऐसा करता है. 1-2 सवाल ऐसा देता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए. ठीक है, बुक में पता नहीं, देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है सही से. तो ये एक आपका लेंस है. ठीक है, 2 पोर्शन है. ठीक है, जो अपर पोर्शन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे वाले का μ2 है. बोला इफ द रे आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब पैरेलल है नहीं, तो हमें पता है कि व्हाट दे विल डू, दे विल मीट एट अ पॉइंट विच इज नोन एज फोकस. तो सपोज ये यहां मीट कर गया. ठीक है, अब क्योंकि यहां पर भी तो पैरेलल होंगे, लेकिन क्योंकि, तो यहां पे एक इमेज बन जाएगा मेरा. ठीक है, अब क्योंकि μ2 इसका, इस पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है, तो वो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे नहीं मिलेगा, मे बी इससे पहले या मे बी इससे बाद में मिलेगा. मैं पहले मिला दूंगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ μ1 एंड μ2. ठीक है, तो होगा क्या, आपको 2 इमेज दिखाई देगा, बाद में ही मिलेगा. इस जगह तो नहीं मिलेगा. इस जगह का मिलेगा जब μ1 और μ2 सेम होगा, तभी सेम पॉइंट पे मिलेगा, तब एक इमेज बनेगा. लेकिन यहां पे क्या होगा, 2 इमेज बनेगा. ठीक है, I1 एंड I2. मैं क्लियर? चल, नंबर 1 बी. ये थोड़ा सा आई डोंट नो बुक में है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, देखना पड़ेगा. अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश. वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश ऑलवेज. आइडेंटिफाई द लेंस. अरे कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है भाई, ऑलवेज बोल दिया है. ठीक है, चल इसका रोमन 2 देखते हैं. ये अच्छा सवाल था. ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द हाउस सर्किट आर अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ दिस अरेंजमेंट. 2 एडवांटेज क्या होगा, each appliances gets connected to 220 वोल्ट. है कि नहीं, बुक में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, एंड ईच अप्लायंसेस वर्क इंडिपेंडेंटली. ईच डिपेंड नहीं करता है दूसरे अप्लायंस पे. ईच अप्लायंस वर्क इंडिपेंडेंटली. है कि नहीं, तो ये हो गया मेरा. नंबर 3 देख लेते हैं इधर. A transformer is used to change a high alternating EMF to a low alternating EMF. मतलब हाई से लो गए हैं हम. ठीक है, of the same frequency. Identify the type of transformer. तो हाई से लो जा रहे हो तो स्टेप डाउन होगा. स्टेप डाउन, स्टेप अप में क्या होता है, लो टू हाई होता है. दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अच्छा, state whether the turns ratio of the above transformer is 1 or greater than 1 or less than 1. टर्न रेशियो जो था मेरा वो क्या था, NS by NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी. और नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में होते हैं वो कम होते हैं. NS स्टेप डाउन की बात करें. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में
कम होते हैं तो ये लेस देन 1 होगा, सिंपल सी बात है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू जो फ्रैक्शन का है वो 1 से छोटा होगा। Am I clear? चलिए, ये तो हो गया। नंबर 4 देख लेते हैं। ओके, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इजी दिया है। सिर्फ एक ही सवाल मुझे अभी लगा, जो ये था वो डायग्राम वाला μ1 μ2, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, बट ऐसा बुक में दिया हुआ कि नहीं वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। अ सॉलिड मास ऑफ 60 ग्राम at 100 degree centigrade is placed in water 150 gram at 20 degree centigrade. The final steady temperature, फाइनल टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया हुआ है। क्या मांगा है? कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। देखिए, पहली बात तो यहां पे एक सेकेंड, या एक बॉडी हीट लॉस करेगा, एक बॉडी हीट गेन करेगा। इसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, सॉलिड मास। जो सॉलिड था उसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो हीट लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और वाटर क्या करेगा? हीट गेन करेगा। ये क्या करेगा? हीट लॉस होगा, यहाँ पे हीट गेन होगा, तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ के 25 हो गया, इसका टेम्परेचर घट गया। तो यहां पे हीट लॉस्ट क्या होगा? हीट लॉस्ट होगा एम सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज टेम्परेचर क्या? 100 से 25, मतलब 100 माइनस 25 75। और ये तो हीट लॉस्ट हो गया। हीट गेन क्या है? हीट गेन क्या होगा? एम सी 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 25 माइनस 20, चेंज इन टेम्परेचर दिस माइनस दिस, यहां पे दिस माइनस दिस था, दैट्स 5। सही है, 75 1 जा 75 2 जा। अच्छा, एक चीज देखिए, ये मास है इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही तो मेरा एक्चुअली में क्या माना है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तो यही होता है, तो हीट कैपेसिटी तो मेरा यहीं से निकल गया। दिस इज 2 इंटू 4.2 इंटू 5, दैट इज 42। समझ लो, 42 जूल पर केल्विन। ये हो गया, बड़ा इजी था ये तो। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट, स्टेट 1 मेथड टू डिस्पोज इट सेफली। तो द रेडियो एक्टिव मटेरियल आफ्टर यूज, इसका नंबर 5, द रेडियो एक्टिव मटेरियल आफ्टर यूज इज कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। अब बोला जाता है कि स्टेट 1 मेथड टू डिस्पोज इट सेफली, बुक में दिया हुआ है कि क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट है उसको थिक कास्ट में रख देते हैं, थिक कास्ट में रख देते हो। इस कास्ट को आप क्या कर सकते हो कि माइंस में डाल सकते हो, बहुत शहर के बहुत दूर होना चाहिए माइन, जिसे आप सील कर दो ताकि जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो हमें हार्म ना करे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का, बड़ा इजी पेपर लगा मुझे, ऐसा टफ सवाल एक भी नहीं था, एक तो ट्रिकी सवाल था वो μ1 μ2 वाला, बाकी तो क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले पार्ट देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।